और डिमांड एनालिसिस में हम कहाँ तक कर चुके थे कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी जो डिमांड कर्व होता है उसका जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है, वो नीचे की तरफ क्यों होता है, ये अपन अच्छे तरीके से कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज अपना टॉपिक रहेगा क्या, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लॉ, यानी मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले अपन शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। अरे लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें बी पॉजिटिव होकर, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए और आशावादी बनकर हमें तैयारी करनी है, और एक ना एक दिन हम जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, अब अपना टॉपिक है क्या, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लॉ। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लॉ, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लॉ यानी मांग के नियम के अपवाद। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने पिछले लेक्चर में मांग के नियम के बारे में जाना था, वहां पर क्या था मांग का नियम, मांग का नियम यह था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांगे जाने वाली मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी विपरीत संबंध होता है। एक फैक्टर यानी प्राइस यदि इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और प्राइस यदि डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, यानी दोनों में विपरीत संबंध होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं या कुछ फैक्टर मान लो, कुछ फैक्टर या फिर कुछ कोमोडिटी, कुछ वस्तुएं ऐसी है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में गति करेंगे, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, तो वो होगा मांग का एक्सेप्शन। यानी जिन सिचुएशन में फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज लागू नहीं होते, यानी जो मांग का नियम है उसको एक वर्ड है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज जहां पर लागू नहीं होता है वो होती है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। यानी पहला पॉइंट क्या है अपना, पहला पॉइंट है गिवन गुड्स, गिवन गुड्स, यानी गिवन गुड्स के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। और ये गिवन गुड्स होते कौन से हैं इनके बारे में अपन देखेंगे, और इन गुड्स का नाम गिवन ही क्यों रखा गया इनके बारे में जानेंगे, और प्रोपाउंड क्यों किया, किसने किया था ये इसके बारे में जानेंगे अपन। तो गिवन, पहले बात तो ये है कि गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो घटिया किस्म के होते हैं, यानी घटिया निकृष्ट वस्तुएं होती है ना, वो होती है गिवन गुड्स। और इनका नाम गिवन क्यों रखा गया, क्योंकि एक स्कॉटिश जर्नलिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन थे, उनका नाम था रॉबर्ट गिफिन, उनका नाम था रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने ये कंसेप्ट प्रोपाउंड किया था, उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इन गुड्स का नाम रख दिया गिफिन गुड्स, यानी जो घटिया से भी घटिया किस्म की वस्तुएं होती है ना वो होती है गिफिन गुड्स, यानी इनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी प्राइस यदि इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर है उसकी डिमांड को स्वतः ही बढ़ा देगा, और यदि इनकी जो प्राइस है वो कम होगी तो कंज्यूमर उसकी मांग को कम कर देगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि क्या सभी निकृष्ट वस्तुएं गिवन गुड्स होती है? नहीं, इसका उत्तर आएगा नहीं। यानी घटिया से भी घटिया यानी निकृष्ट से भी निकृष्ट वस्तुएं होती है ना वो होती है गिवन गुड्स। यानी इस किसी भी कमोडिटी को अपन गिवन गुड्स कैसे कहेंगे, उसके लिए मुख्य रूप से 3 कंडीशन है। इन्होंने 3 कंडीशन बताई है, वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन क्या है, यदि वह कमोडिटी हाईली इंफीरियर हो, हाईली इंफीरियर हो, यानी वह कमोडिटी हाईली इंफीरियर होनी चाहिए। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, यानी जो कमोडिटी अपन यूज कर रहे हैं उसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, यानी नो क्लॉज सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल, नो क्लॉज सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल। ओके, यानी उसकी कोई क्लॉज कोमोडिटी है ना वो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, यानी उसको ही अपन यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी कोमोडिटी के ऊपर नहीं जा सकते, यानी उसका कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, चीज ध्यान में रखना। और तीसरी, यानी जो कोमोडिटी है वो कंज्यूमर का जो बजट है उसमें एक महत्वपूर्ण प्लेस रखती हो, यानी कंज्यूमर है अपने बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा उस कोमोडिटी के ऊपर खर्च करता हो या किया जाना हो, तो वो होते गिफिन गुड्स। यानी विच कोमोडिटी विच ऑक्यूपाई substantial place in consumer budget, यानी उस कंज्यूमर के द्वारा अपने बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गिफिन गुड्स के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, उस कोमोडिटी के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, वो होगी गिफिन गुड्स। यानी तीनों कंडीशन, यदि ये तीनों कंडीशन किसी कोमोडिटी में देखने को मिलती हैं तो वो गिफिन गुड्स कहलाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। हाँ, और अब बात आती है कि अब यहाँ पर मांग का नियम लागू क्यों नहीं होता, इसका भी अपन रीजन जानेंगे। ठीक है, मैं ये तो मिटा देता हूँ। देखिए, गिफिन गुड्स यानी निकृष्ट से भी निकृष्ट वस्तु, यानी घटिया से भी घटिया वस्तु, वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे कोई यदि किसी कोमोडिटी में ये तीन कंडीशन मिल जाती हैं तो वो गिफिन गुड्स होगी। और गिफिन गुड्स में कैसे, जैसे यदि इनकी प्राइस इंक्रीज होती है, यदि गिफिन गुड्स की जो प्राइस है जो इंक्रीज होती है तो वो कंज्यूमर क्या सोचता है कि मतलब कि उसकी प्राइस से यूटिलिटी को रिलेट कर लेता है। वो ये सोचता है कि अब इसकी प्राइस ये इंक्रीज हो रही है तो वो ये सोचता है कि अब इसकी क्वालिटी भी बढ़ गई है, यानी अब ये है जो सुपीरियर गुड्स या फिर नॉर्मल गुड्स में शामिल हो गई है, यानी उसकी जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। इस कारण वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड भी इंक्रीज कर देता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी मानसिक यानी साइकोलॉजिकल थिंकिंग हो जाती है कि प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई है, इस कारण वो अपनी मांग को बढ़ा देता है। यानी प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ वो मांग भी बढ़ा रहा है, और ये मतलब कि अपना वॉयलेशन हो रहा है किसका? डिमांड लॉ का। सीधी समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये एक्सेप्शन बन गया ना, एक्सेप्शन क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर प्राइस इफेक्ट तो क्या होगा, गिफिन गुड्स की स्थिति में पॉजिटिव रहेगा, प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहेगा। कैसे? इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव कैसे रहेगा? गिफिन गुड्स की स्थिति में इनकम इफेक्ट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कैसे? यदि किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो भाई वो क्यों खरीदेगा निकृष्ट वस्तु? वो घटिया किस्म की वस्तु क्यों खरीदेगा? वो तो हाईली सुपीरियर गुड्स है या फिर नॉर्मल गुड्स है या लग्जरी गुड्स है ना, उनकी तरफ जाएगा, उनकी तरफ शिफ्ट होगा, तो वो क्यों खरीदेगा? यानी यदि आय किसी कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है तो वो गिफिन गुड्स की डिमांड है वो क्या कर देगा? कम कर देगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात, वो अच्छी वस्तुएं खरीदेगा, सुपीरियर गुड्स खरीदेगा, वो लग्जरी गुड्स खरीदेगा, वो घटिया किस्म की वस्तुएं क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि गिफिन गुड्स की स्थिति में प्राइस इफेक्ट तो क्या रहेगा?
पॉजिटिव रहेगा, प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ गिवन गुड्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी होता है। मैं बताऊंगा संगणक की एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, वो आया कहाँ से था मैं आगे उनकी भी चर्चा करूंगा। और नेट के एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है एग्जामिनर। हम मतलब कि डिमांड की एक्सेप्शन को एक थ्योरेटिकल पोर्शन समझकर उसको छोड़ देते, पढ़ते नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपना सेकंड पॉइंट आता है, एक पॉइंट तो अपना हो गया गिवन गुड्स, गिवन गुड्स। अब सेकंड पॉइंट आता है वेवलन गुड्स, वेवलन गुड्स, वेवलन गुड्स, वेवलन गुड्स, वेवलन गुड्स। अब वेवलन गुड्स होते कौन से हैं, क्या इसका मीनिंग है, इसके बारे में अपन जानेंगे कि वेवलन गुड्स मतलब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी डिमांड केवल अमीर रिच पर्सन होते हैं ना वो ही करते हैं, वो ही करते हैं। वो करते क्यों हैं, क्योंकि वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी सीधी सी बात अपना एक स्टेटस जमाना चाहते हैं समाज में। और वेवलन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो महंगे होते हैं, जो महंगे होते हैं, जिनकी प्राइस इंक्रीज होने पर मांग ज्यादा की जाती है उनकी, जैसे डायमंड, जैसे कोई लग्जरी कार हुई, है ना। तो इनकी यदि प्राइस यदि इंक्रीज होती है ना तो कंज्यूमर क्या सोचता है कि ये ज्यादा यूटिलिटी देगा, हमें हमारे समाज में प्रतिष्ठा बनाएगा ये, तो अपन इसकी मांग को भी बढ़ा दें। समझ में आ गया, यानी अपना स्टेटस बनाने के लिए जो अमीर लोग होते हैं वो प्राइस इंक्रीज होने पर किसी कोमोडिटी की तभी ही उसको परचेज करते हैं, यानी उसकी जैसे जैसे प्राइस यदि इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी मांग को भी बढ़ा देते हैं वो। समझ में आया होगा ये आपके। देखिए कि पहली बात तो हमें ये रखनी है कि लोगों की मानसिकता क्या होती है, यहाँ पर लोगों की मानसिकता क्या होती है उसकी प्राइस से जुड़ जाती है। मानसिकता क्या होगी, लोगों की मानसिकता कि किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की प्राइस, प्राइस या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि यदि प्राइस यदि ज्यादा होती है किसी भी कमोडिटी या किसी भी वस्तु की तो वो यूटिलिटी ज्यादा देगी, वो यूटिलिटी ज्यादा देगी। समझ में आया। और यदि प्राइस यदि कम होती है तो लोगों की मानसिकता ये होती है कि वो सस्ती वस्तु है और वो यूटिलिटी कम देगी, यूटिलिटी कम देगी, ओके, यूटिलिटी देगी। सॉरी माफ कीजिएगा, वीडियो बीच में ही बंद हो गया था। तो अब अपन वापस से फिर से वेवलन गुड्स के बारे में जानेंगे कि वेवलन गुड्स होते कौन से हैं। और ये एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लॉ होते हैं, यानी मांग के नियम के अपवाद होते हैं वेवलन गुड्स। वेवलन गुड्स मुख्य रूप से एक प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, यानी ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं जिसकी मांग है, जो कंज्यूमर इसकी प्राइस इंक्रीज होने के ऊपर ही ज्यादा करता है। यानी इनका संबंध ऐसे गुड्स इनका जिनका संबंध प्राइस से होता है, जिनका संबंध है जो प्राइस से होता है, यानी प्राइस यदि इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर इनकी डिमांड को भी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वह ये सोचता है कि जो महंगी गुड्स होती हैं उनकी यूटिलिटी होती है ज़्यादा और वो समाज में एक अपना अलग ही स्टेटस क्रिएट करना चाहता है। इनकी वजह से वो डिमांड है वो ज़्यादा कर देगा, बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर भी उनकी डिमांड है वो ज़्यादा कर देगा। और ऐसे गुड्स कौन से होते हैं, जैसे जो प्रेस्टाइज गुड्स होते हैं, जो अमूल्य वस्तुएं होती है ना, जैसे डायमंड हुआ, जैसे कोई गोल्ड हुआ, तो इनकी डिमांड महंगे होते हुए भी वो ज़्यादा कर देता है। यानी ऐसे गुड्स जो महंगे होते हैं, जो महंगे होते हैं वो वेवलन गुड्स होते हैं। ओके, इनकी प्राइस इंक्रीज होने पर कंज्यूमर उसकी डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देता है। यानी यहाँ पर देखिए प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है कंज्यूमर, और यही मांग के नियम का वायलेशन हो गया। यानी मांग के नियम का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना।
देखिए थोड़ा मैं आपको एक ग्राफिकली फॉर्म में और बता देता हूँ इनको। यानी लोगों की यहाँ पर मानसिकता क्या होती है, लोगों की मानसिकता क्या होती है, मानसिकता लोगों की मानसिकता क्या होती है कि किसी भी कमोडिटी की, किसी भी वस्तु की प्राइस, वस्तु की प्राइस या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, ज्यादा या फिर कम। यदि प्राइस ज्यादा होती है, यदि प्राइस ज्यादा होती है तो वो ज्यादा यूटिलिटी देगी, वो ज्यादा यूटिलिटी देगी, ज्यादा यूटिलिटी देगी। और यदि प्राइस यदि कम होती है तो वो यूटिलिटी देगी कम, यूटिलिटी देगी कम, यानी कम यूटिलिटी देगी। तो वो ये सोचते हैं यूटिलिटी ज्यादा लेने के चक्कर में या फिर समाज में एक अपना अलग स्टेटस क्रिएट करने के चक्कर में, यानी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी, प्राइस यदि इंक्रीज हो जाती है उन गुड्स की, यानी जो महंगे गुड्स होते हैं तो सीधी सी बात है जो डायमंड वगैरह गोल्ड होगी तो उनकी प्राइस सीधी सी बात, सिंपल सी बात ज़्यादा ही रहेगी। तो उनकी प्राइस ज़्यादा होते हुए भी वो उसकी मांग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसकी मांग को बढ़ा देता है, ठीक है। और अपने मांग का नियम यही तो बोलता था कि प्राइस और डिमांड दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों में देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव संबंध हो रहा है। तो ये वायलेशन, ये यहाँ पर मांग का नियम फेल हो रहा है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, यानी थर्ड पॉइंट अपना ये है कि यह भी मांग के नियम का क्या है, अपवाद है, मांग के नियम का अपवाद है। तो कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज कौन सी होती है, यानी ये एक ऐसी आवश्यकताएं होती है, ये एक ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो हमें मॉडर्न लाइफ, यानी मॉडर्न लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। यानी कोई भी यदि कंज्यूमर मॉडर्न लाइफ में जीना चाहता है या फिर आधुनिक जीवन में, यानी आधुनिक काल में जो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, तो उसे सर्वाइव करने के लिए इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, यानी इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है कि, लेकिन ये महंगे होते हैं, ये गुड्स महंगे होते हैं, क्योंकि यदि मॉडर्न लाइफ में यदि अपन सर्वाइव करेंगे तो सीधी सी बात है वो क्या होंगे, महंगे होंगे, महंगे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। यानी मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इन गुड्स की क्या होगी, नीड होगी, हमें आवश्यकता होगी। जैसे एग्जांपल कौन से हैं इनके, देखिए एसी, रेफ्रिजरेटर, कोई लग्जरी कार, यानी अपन पंखे से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मॉडर्न लाइफ में जीने के लिए हमें एसी की जरूरत पड़ेगी, एसी की जरूरत पड़ेगी। और एसी तो पंखे से महंगी होगी, यहाँ पर महंगी होते हुए भी अपन उसकी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने डिमांड का लो है जो वायलेट हुआ है, नहीं हुआ, उनका वायलेशन हुआ ना, तो ये क्या हुआ, मांग का अपवाद बन गया है। और यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे महंगे होते हैं, फिर भी अपन उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन मॉडर्न लाइफ में सर्वाइव करना चाहते हैं। लग्जरी कार, अपन सिंपल कार से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अपन मॉडर्न लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हमें लग्जरी कार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होने पर भी अपन डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होते हुए भी अपन उनकी डिमांड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर प्राइस भी बढ़ रही है, यानी महंगे तो है ही, और साथ में अपन उसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। और ये चीज़ तो वॉयलेट हो, ये वॉयलेशन हो गया किसका, डिमांड लो का। डिमांड लो का क्या हो गया, डिमांड लो का क्या हो गया, उल्लंघन,
क्या हो गया, उल्लंघन। ठीक है, ये अपवाद बना है, नहीं बना डिमांड लॉ का, ये डिमांड लॉ का बिल्कुल अपवाद बन चुका है। ठीक है, अब अपना फोर्थ पॉइंट आता है बैंडवेगन इफेक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। बैंडवेगन इफेक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवेगन इफेक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यानी पहले अपन समझेंगे बैंडवेगन क्या होता है, फिर बाद में समझेंगे डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है दोनों सिमिलर ही, लेकिन थोड़ा इनमें अंतर है। बैंडवेगन इफेक्ट का मतलब ये है, बैंडवेगन का मतलब ही ये होता है देखा देखी करना, देखा देखी। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आपको समझाऊंगा तो बेस्ट समझ में आएगा आपको, तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि देखिए बैंडवेगन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू, मेरे दोस्त ने आईफोन खरीदा, तो मैं भी उसके होड़ करते हुए या उसकी देखा देखी करते हुए मैं भी ये डिसीजन ले लिया कि मैं भी आईफोन खरीदूंगा। हालांकि उसकी प्राइस ज़्यादा है, हालांकि वो महंगा है, लेकिन फिर भी मैं उसकी मांग को इंक्रीज कर रहा हूँ। और वो इंक्रीज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने खरीदा है। यानी मैं मेरे बिहेवियर को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी मेरे दोस्त के साथ लिंक कर रहा हूँ। तो बस बात यही है यहाँ पर कि बैंडवेगन में क्या होगा, देखा देखी करते हैं अपन। यानी मेरे दोस्त ने यदि ये चीज़ खरीदी तो मैं भी खरीदूंगा, यानी उसकी होड़ करते हैं। बात ये है कि इन प्रोडक्ट्स की क्या है, जैसे आईफोन, एग्जांपल लिख देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या है, मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने आईफोन खरीदा, तो मैं भी खरीदूंगा, ये डिसीजन लिया मैंने, मैं भी खरीदूंगा, ये डिसीजन मैंने लिया। हालांकि इसकी प्राइस ज्यादा है, फिर भी खरीद रहा हूं। यानी इसकी प्राइस ज्यादा है, ये महंगा होते हुए भी मैं इसकी मांग को इंक्रीज कर रहा हूं। तो यहां पर अपना मांग का नियम वायलेट हुआ या नहीं हुआ, इसका वायलेशन हो गया ना। देखिए प्राइस ज्यादा होते हुए भी मैं उसकी मांग ज्यादा कर रहा हूं, और अपना मांग का नियम ये बोलता था कि प्राइस यदि बढ़ रही है तो अपन उसकी मांग को कम कर देते हैं, यदि प्राइस कम हो रही है तो हम उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर यानी मांग के नियम में इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है, देखने को मिल रहा है। देखिए प्राइस ज्यादा, आईफोन की प्राइस ज्यादा होते हुए भी मैं उसकी मांग को बढ़ा रहा हूँ, आईफोन की प्राइस ज्यादा होते हुए भी मैं उसकी मांग को बढ़ा रहा हूँ। तो अपना मांग का नियम फेल हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन की, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की। यानी डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, होता तो ये बिल्कुल इसी की तरह है, किसकी तरह, बैंडवेगन की तरह, लेकिन इसमें दो आस्पेक्ट चलते हैं। कितनी, दो आस्पेक्ट। पहली आस्पेक्ट कौन सी है, पहली आस्पेक्ट तो यही है, सेम बैंडवेगन की तरह देखा देखी वाला सिस्टम, देखा देखी पहली आस्पेक्ट तो यही है। सेकंड आस्पेक्ट ये है कि मुझे कोई चीज पसंद आ जाए, चाहे फिर वह महंगी हो, तो भी मैं खरीदूंगा। यानी अपन ने बैंडवेगन की बात की, बैंडवेगन इफेक्ट में तो क्या होगा, देखा देखी वाला सिस्टम था। ओके, मेरे बिहेवियर को किसी दूसरे बिहेवियर के साथ लिंक कर रहा था, है ना। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होगा,
कि इसमें दो एस्पेक्ट चलते हैं, एक तो बैंड वेगन तो वाला तो है ही, यानी देखा देखी वाला सिस्टम तो है ही, साथ में मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं चाहे फिर वो महंगी क्यों ना हो मैं वो चीज़ खरीदूंगा ही। यानी देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं किसी मॉल में गया और मुझे वहाँ पर कोई महंगी घड़ी पसंद आ गई, महंगी घड़ी पसंद आ गई, वो महंगी है फिर भी मैं उसकी मांग अधिक कर रहा हूँ, मैं उसकी मांग कर रहा हूँ। और वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो मुझे पसंद आ गई, क्योंकि वो मुझे पसंद आ गई। यानी महंगी होते हुए भी मैं उसकी मांग को इंक्रीज कर दिया। तो अपने मांग का नियम क्या बोलता है? दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, महंगी होते हुए भी, महंगे गुड्स महंगे होते हुए भी मैं उसकी मांग को इंक्रीज कर दिया। एक तरफ तो जैसे मेरा दोस्त आईफोन खरीद रहा था तो वो महंगा था और फिर भी मैंने उसकी मांग को इंक्रीज कर दी, है ना। और दूसरी तरफ देखिए मैं मॉल में गया और मुझे कोई घड़ी पसंद आ गई महंगी और फिर भी मैं उसकी मांग को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है। प्राइस भी ज़्यादा है तो अपन मांग भी ज़्यादा कर रहे हैं उसकी, यानी उसकी मांग भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये हुआ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज यानी कि मांग का नियम लागू नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स आपको। अब मैं बात करता हूँ कौन सी? स्नोब इफेक्ट की। स्नोब इफेक्ट क्या? स्नोब इफेक्ट। स्नोब यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था। स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट क्या होता है? ये बिल्कुल बैंड वेगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का उल्टा होता है। यह बैंड वेगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यानी बैंड वेगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन में अपन क्या कर रहे थे कि मेरे बिहेवियर को किसी दूसरे बिहेवियर के साथ लिंक कर रहा था मैं, या फिर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं वो खरीद रहा था, चाहे उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो, चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो, फिर भी मैं खरीद रहा था। लेकिन इसमें स्नोब इफेक्ट में क्या होता है? ये बैंड वेगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? कि मुझे लिंक नहीं करना, मुझे किसी दूसरे के साथ मेरे बिहेवियर को लिंक नहीं करना, लेकिन मुझे लोगों से बिल्कुल अलग होना है, लोगों से बिल्कुल यूनिक होना है, मुझे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट खरीदना है। यानी ऐसे प्रोडक्ट खरीदता हूँ मैं यहाँ पर कि जो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है, जो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरी समाज में एक अलग ही प्रतिष्ठा बनी रहे, मैं लोगों से बिल्कुल अलग ही दिखूं, मैं लोगों से बिल्कुल यूनिक रहूं। तो ऐसे प्रोडक्ट को वो क्या करता है? खरीदता है। यानी ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करता है। और ऐसे प्रोडक्ट कौन से होंगे? बिल्कुल महंगे होंगे या नहीं होंगे? अरे भाई बिल्कुल जो यूनिक प्रोडक्ट है वो तो महंगा ही होगा या नहीं होगा ना। बिल्कुल देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं सिंपल कार न खरीद कर मैं कोई स्पोर्ट्स कार खरीदूं, तो बताओ मेरा अलग ही स्टेटस बना ना समाज में। लोग कहेंगे कि योगेश तो सिंपल कार नहीं रखता भाई साहब, वो तो स्पोर्ट्स वाली कार रखता है। तो मेरी अलग ही इमेज बन गई ना समाज में। और स्पोर्ट्स की कार सीधी सी बात है महंगी ही रहेगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ये यूनिक प्रोडक्ट है, तो ये महंगी रहेगी ना। तो ये महंगी होते हुए भी मैं इसकी मांग को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर अपनी मांग का नियम का वोलेशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ठीक है। और एग्जांपल क्या दूं मैं? और जैसे मैं लग्जरी कार खरीद लूँ, या फिर मेरी बाइक को है जो मैं मॉडिफाई कर लूँ, मेरी बाइक को है जो क्या कर लूँ? मॉडिफाई कर लूँ। जैसे मेरी सिंपल बाइक है और मैं उसको जैसे बुलेट में मॉडिफाई करवा लूँ, तो सीधे ज़्यादा खर्चा होगा, यानी महंगी रहेगी वो एज कम्पेयर टू जो सिंपल बाइक है, उससे तो महंगी ही रहेगी ना वो। तो महंगी होते हुए भी मैं उसकी मांग को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अपने मांग के नियम का वोलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यानी एक व्यक्ति समाज में अपना एक अलग स्टेटस क्रिएट करना चाहता है कि मैं लोगों से बिल्कुल अलग दिखूं, वो होड़ नहीं करता है। यहाँ पर देखा देखी वाला सिस्टम नहीं होता है, वो लोगों से बिल्कुल ही
विपरीत यानी बिल्कुल ही अलग दिखना चाहता है, और ऐसे गुड्स बिल्कुल वास्तव में महंगे ही होंगे। यदि कोई अपन समाज में बिल्कुल अलग ही दिखना चाहें तो सीधी सी बात कब दिख सकते हैं, या तो अपन कोई महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे जो लोग वो नहीं खरीद रहे हैं, अपन बिल्कुल अलग ही खरीदे उनसे, तो वो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होगा, वो प्रोडक्ट महंगे होंगे, प्रोडक्ट महंगे होंगे तो अपन उनकी फिर भी मांग ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पर मांग के नियम का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, यानी महंगे गुड्स है, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है ना, और यहाँ पर क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं अपन, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि मांग के नियम का उल्लंघन है, मांग के नियम का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये बन गया मांग के नियम का अपवाद। अब कुछ सिंपल पॉइंट और हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको, मैं वो पॉइंट्स लिख दूंगा और सीधे सिंपली मैं आपको बता दूंगा और आप समझ जाएंगे। ओके, सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस या फिर इमरजेंसी, इमरजेंसी। देखिए ये कौन सी सिचुएशन होती है कि जैसे युद्ध, बाढ़, आपातकाल, ऐसी स्थिति लग जाती है, तो ऐसी स्थिति लग जाने पर एक ग्राहक की क्या सोच होती है कि मानो कि आने वाले 2 महीने बाद इमरजेंसी लगने वाली है, तो ग्राहक क्या सोचेगा कि उस टाइम तो मुझे नेसेसरी जो गुड्स हैं, मुझे जो मूलभूत आवश्यकता वाले जो गुड्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे या फिर महंगे हो जाएंगे, तो मैं ये करता हूँ कि अभी ही, चाहे अब प्राइस ज़्यादा है, अब प्राइस ज़्यादा है वर्तमान में, फिर भी उसकी मांग को वो इंक्रीज कर देगा। यानी युद्ध, आप तो ये चीज़ ध्यान में रखना, युद्ध वाली सिचुएशन, युद्ध, बाढ़, आपातकाल, आपातकाल वाली सिचुएशन में ग्राहक बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर भी अपनी मांग को इंक्रीज कर देगा। यानी यहाँ पर प्राइस है वो, यहाँ पर प्राइस है वो ज़्यादा है, फिर भी वो क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ताकि उसे आपातकाल वाली सिचुएशन में, आपातकाल वाली सिचुएशन या युद्ध वाली स्थिति में उसे कोई दिक्कत ना हो, इतनी ज़्यादा वो सरवाइव कर सके। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ 7वें पॉइंट की, चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस यानी ग्राहक, यानी फैशन ही चेंज हो जाए। यानी अपन कोई कमोडिटी खरीद रहे थे पहले और वो आउट ऑफ फैशन हो चुकी, यानी अब वो मतलब कि फैशन से बाहर हो गई है कोई कमोडिटी, तो उसमें क्या होगा कि ग्राहक है जो उसकी मांग को कम कर देगा, मांग को कम कर देगा, चाहे उसकी प्राइस कम ही क्यों ना हो, चाहे उसकी प्राइस कम ही क्यों ना हो, फिर भी वो उसकी मांग को कम कर देगा। यानी नोट 4 मान लो, MI नोट 4 है मेरे पास, है अब तो आउट ऑफ फैशन हो चुका वो, अब उसकी प्राइस है, उसकी प्राइस मान लो कम भी हो जाए तो भी मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अब वो फैशन से बाहर हो चुका, उसमें टेक्नोलॉजी, अब वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अब नई आने वाले फ़ोनों में है, वो टेक्नोलॉजी मोबाइल्स में है, वो टेक्नोलॉजी इसमें है नहीं, है ना। अब बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी किसी कोमोडिटी को लेकर ग्राहक की टेस्ट या फिर उसका प्रेफरेंस, उसकी प्राथमिकता ही चेंज हो जाए, तो यहाँ पर उसकी प्राइस यदि कम भी हो जाएगी ना, तो भी वो उसकी मांग को ज़्यादा नहीं करेगा, वो उसकी मांग को ज़्यादा नहीं करेगा। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मानो मुझे क्या कोका कोला पसंद है, मुझे कोका कोला पसंद है अभी, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्राइस कम होने पर मैं इसकी मांग को बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी मांग को बढ़ा देता हूँ। देखिए, लेकिन अब मेरा प्रेफरेंस चेंज हो गई, मेरा प्रेफरेंस चेंज हो गया, यानी मैं कोका कोला मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो अब इसकी प्राइस यदि डाउन भी हो जाती है, यानी इसकी प्राइस कम भी हो जाती है, तो भी मैं इसकी मांग को इंक्रीज नहीं करूंगा, इनकी मांग को इंक्रीज नहीं करूंगा। मुझे क्या मतलब है, मुझे पसंद ही नहीं है कोका कोला, तो मैं क्यों पीऊंगा, मैं क्यों पीऊंगा, यानी मुझे मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे वो अच्छी ही नहीं लगती, तो मैं क्यों पीऊंगा। बात यही तो है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, तब भी ग्राहक प्राइस कम होने पर भी उसकी मांग को ज़्यादा नहीं करेगा, है ना। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, यानी मांग के अपवाद हो गए,
ये मांग के नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। तो इसमें क्या है कि यदि कोई ग्राहक ये सोचता है कि इस कोमोडिटी की फ्यूचर में जाकर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इस कोमोडिटी की फ्यूचर में जाकर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और वो मतलब एक अपेक्षा होता है, वो ये सोचता है कि इसकी इंक्रीज होगी प्राइस, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि मानो होती नहीं है, प्राइस इंक्रीज होती नहीं है। तो वो बढ़े हुए कीमतों के ऊपर भी वर्तमान में उसकी मांग बढ़ा देगा। यानी वर्तमान में हालांकि उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन वो सोच क्या रखा है कि आगे भी इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो चाहे हो या ना हो, तो वो बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर भी वर्तमान में उसकी मांग को इंक्रीज कर दिया, यानी प्राइस ज़्यादा होते हुए भी उसकी मांग को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर मांग के नियम का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया ना। तो मांग के नियम का वोल्यूशन